हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप चैनल। मैं हूं जुबैर हिसानी और आज हम लोग बात करेंगे लाइट पे बेस्ड एमसीक्यूज का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आप लोगों ने कल देख लिया होगा। एक बार सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली पे हमारे पास एग्जामपुर की तरफ से बहुत कुछ है खास, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये बहुत ही बढ़िया सा सेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो थ्योरीज मैंने पढ़ाई है 5 दिन, है ना, मंडे टू फ्राइडे, वो थ्योरी आपने देख लिया होगा। और अब आपके इम्तिहान की बारी है कि आपने कितने ध्यान से वो थ्योरी वाला सेशन देखा है। तो अपना स्कोर आप नोट करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं, किस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रही है तो वो थ्योरी वाला पोर्शन आप जाकर दोबारा देखेंगे। तो बिना किसी देरी के पार्ट 2 हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का पहला पहला सा क्वेश्चन कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ जाती है ना। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यूरेशन ऑफ द डे इज इंक्रीज्ड बाय, है ना। ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। सो हम डायरेक्ट इसका उत्तर देंगे कि जो डे की ड्यूरेशन है वो 4 मिनट बढ़ जाती है। कैसे? तो सनराइज से 2 मिनट पहले, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले सन दिखने लगता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी आपको सन दिखाई देता रहता है। तो 2 और +2, 4 मिनट डे का ड्यूरेशन क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ डिसअपियर्स, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा अंदाज है कि अगर एटमॉस्फेयर डिसअपियर हो जाए, अचानक गायब हो जाए पृथ्वी से वायुमंडल, तो दिन की जो ड्यूरेशन है वो कितने मिनट घट जाएगी। तो बस क्वेश्चन वही, अंदाज बदल गया। तो भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिन की ड्यूरेशन अगर 2 मिनट बढ़ गई है तो वायुमंडल अचानक गायब हो जाए तो डे की ड्यूरेशन 2 मिनट घट जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉरी, 4 मिनट बढ़ गई थी तो 4 मिनट घट जाएगी। तो फिर से आपका उत्तर हो गया 4 मिनट। और यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा कि अगर किसी छड़ी को पानी में हम डुबोते हैं, जैसे एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें एक छड़ी डाल दीजिए और उसको साइड से देखिए, तो वो छड़ी टेढ़ी और छोटी दिखाई देगी, है ना। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका असर्शन। और उसका रीजन क्या दिया है पता है? कि जो लाइट आ रही है छड़ी से उसका स्कैटरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से वो टेढ़ी और छोटी प्रतीत हो रही है। अब देखो यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही है कि एक पेंसिल को या छड़ी को अगर हम पानी में डुबोते हैं और उसको साइड से देखते हैं तो वो छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है और थोड़ी बेंट, छोटी प्रतीत हो रही है। किसकी वजह से? तो रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से नहीं। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन यहीं पे रहता कि रिफ्रैक्शन, तो ये सही हो जाता, असर्शन भी सही हो जाता, रीजन भी सही हो जाता और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी होता होता ना। लेकिन ये तो हो गया आपका गलत। तो इसका मतलब है कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन आपका जो है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो वाहियात है। सो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर थोड़ा विचार करते हैं। पहला कथन कि अगर कोई पर्सन पानी में रखा एक सिक्के को देखता है ना, बकेट में पानी है और उसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ है और कोई आदमी ऊपर से देखता है तो सिक्का थोड़ा सा नजदीक आपको दिखता है। ये बोल रहा है कि ये बकेट में पानी है और पानी के अंदर ये आपको सिक्का रखा गया है, पानी के अंदर सिक्का रखा गया है ना। यहाँ पे कोई क्वाइन है, कोई क्वाइन है, ठीक है। तो ये जो सिक्का है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना। लेकिन बोल रहा है, और यहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, तो ये जो सिक्का यहाँ पे है वो दरअसल यहाँ पे दिख रहा है।
थोड़ा नजदीक दिख रहा है, क्लोज में दिख रहा है। लेकिन बोल रहा है कि अब कोई व्यक्ति पानी के अंदर है, सपोज करो ये व्यक्ति जो है वो पानी के अंदर है और पानी के अंदर से अब सिक्का को देख रहा है, तो ये सिक्का उससे थोड़ा दूर दिख रहा है ना। अब कह रहा है कि कौन वाला सही है, इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप हवा से पानी में देखोगे तो ये सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अगर आप पानी में हो और इसको ऊपर देख रहे हो, पानी से ऊपर देख रहे हो, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो अपने आप में क्या है, सही है। दोनों ही अपने आप में सही है। तो नीचे से देखने पर हायर लेवल पे दिखेगा और ऊपर से देखने पर थोड़ा आपसे क्लोज दिखेगा, है ना। तो 1 और एंड 2 बोथ आर द राइट ऑप्शन। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। TIR कब होगा? TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी? तो मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि भाई TIR की दो शर्तें हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें मैंने आपको बताई थी। पहली शर्त क्या थी कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा, आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। देखो अब यहाँ पे जो मीडियम दिया हुआ है उसमें आपको खोजना है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो एयर हो गया आपका रेयरर, वाटर हो गया डेंसर, वाटर हो गया रेयरर, ग्लास हो गया डेंसर, ग्लास हो गया रेयरर और डायमंड हो गया उसके रेस्पेक्ट में डेंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि डायमंड है डेंसर और ग्लास है आपका रेयर। ठीक है, तो सही जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। अब मैंने कहा कि भाई दिवाली पर बहुत कुछ है खास। दिवाली पर सभी कोर्सेज पर, दिवाली के इस शुभ अवसर पर एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज हैं उस पे आपको 70% का ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। बस करना क्या है आपको, एक कोड यूज करना है, दिवाली 75। दिवाली 75 कोर्स कोड अप्लाई करिएगा और कोई भी कोर्स आप परचेज कीजिएगा तो उस पर आपको अपने आप 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि ये ऑफर सिर्फ आपका 27 अक्टूबर तक वैलिड है, 27 अक्टूबर तक वैलिड है। दूसरी खुशखबरी क्या है आपके लिए? दूसरी खुशखबरी ये है कि दिवाली के शुभ अवसर पर बुक फेयर लगाया गया है। यहाँ पे बुक फेयर का आगाज किया गया है ना, पुस्तक मेला है और इसमें आपको 12 किताबों का जो सेट है वो मात्र 1299 में दिया जा रहा है। इसकी कीमत रखी गई है 2400 रुपये। 12 किताबों का जो सेट है इसकी कीमत है 2400 रुपये, लेकिन मात्र 1299 में अभी दिवाली के ऑफर पर दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कोई कोड अप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। ये 6 किताबें कौन कौन सी हैं देखिए, बहुत ही काम की है सारी किताबें। और किसके लिए है? तो कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की, पीसीएस की या किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम है पीसीएस के, उन सभी के लिए ये बुक कारआमद होगी। और इसमें पूरा जीएस फ्लो चैट के तौर पे समझाया गया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसमें इतिहास का हो गया आपका, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, विश्व का, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। ये आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी मौजूद है। लेकिन अभी 2400 रुपया अगर आप खरीदने जाएंगे अपने बुक स्टॉल पे तो 2400 रुपये लगेंगे, लेकिन अभी मिलेगा आपको 1299। तो ये 12 किताबों का सेट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, ये 6 किताबें हो गई। नेक्स्ट है हमारा भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान। उसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
तो ये किताबें जो है मात्र आपको 1299 में दी जा रही है। उसके लिए आपको एग्जाम्पुल ऐप पे जाना है और ये बाई पे जाना है और फिर अपना नाम, एड्रेस, और एड्रेस सही से भरिएगा ताकि वो आपके मतलब एड्रेस पे पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन? जैसे द एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन द वाटर। पेंसिल को पानी में हम डुबोते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखता है, टेढ़ा दिखता है। सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज, स्काई अपीयर्स ब्लू। तो देखो ये तो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है कि पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी और छोटी प्रतीत होती है। दूसरा, सूर्योदय सूर्यास्त से पहले आपको सूर्योदय से 2 मिनट पहले सन दिखने लगता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सन दिखता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन आसमान का रंग नीला स्कैटरिंग की वजह से होता है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता। तो पूछ रहा है कि रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सी घटनाएं होंगी, तो 1 and 2 शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, सो केवल 1 और 2 ही क्या होंगे इसमें सही होंगे। आगे बढ़ेंगे हम। Which of the following statement is are correct for critical angle? क्रांतिक कोण के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है ना। क्रांतिक कोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्रांतिक कोण क्या था, देखो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसी को क्रांतिक कोण कह रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री। लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, गलत। लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, है ना। सो लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मतलब 1 and 3 शुड बी द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन 2। ठीक है जी। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल तभी आपको मिलेगा जब आप लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजिएगा और तभी TIR होगा। वर्किंग ऑफ एंडोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की जो वर्किंग है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? परावर्तन पे, अपवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, डिस्पर्सन पे। तो आपको हमने पढ़ाया था कि जो एंडोस्कोपी है और लेप्रोस्कोपी है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। सो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिनन पे काम करता है? तो अभी आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर TIR पे काम करता है और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। थ्योरी के समय भी हमने बताया था। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which of the following is not due to total internal reflection? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता? कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे की चमक, मिराज, मरुस्थलों में मृग तृष्णा का बनना, लूमिंग, ध्रुवीय क्षेत्रों में लूमिंग का बनना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तो ये 3 जो घटनाएं होती हैं ये सब TIR के कारण होती है। लेकिन ये जो ट्विंकलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो तारे टिमटिमाते हैं किसकी वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू TIR? तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। When total internal reflection will occur? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी? तो हमने कहा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होगी जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी। क्रिटिकल एंगल पे तो
सरफेस को ग्रेज करती हुई ग्लास की सतह को चूमती हुई निकल जाएगी। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी हम क्या बढ़ाएंगे, आई का मान, तो लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगी। इस तरह से हमने डायग्राम बनाया था कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग रही है। अब हमने आई का मान बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया आर। तो आई की वह वैल्यू जिसके लिए आर 90 डिग्री हो जाए कहलाता था क्रिटिकल एंगल। अब हमने थोड़ा सा मान आई का और बढ़ा दिया तो उसी मीडियम में लाइट लौट जाएगी, है ना। इसी को टी आई आर कहते हैं। तो टी आई आर के लिए आई कितना होना चाहिए था, सी से ज्यादा होगा आई, है ना। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, गलत। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, गलत। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो दो शर्तें हैं कि लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए और आई की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए। यही तो दो शर्तें पढ़ाई है मैंने। तो काफी खूबसूरत अंदाज में हमने टी आई आर को और क्रिटिकल एंगल को बताया है। आप जाकर थ्योरी पढ़िएगा। चलिए, द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एंड द सिग्नल कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू। तो ये क्वेश्चन भी हमने थ्योरी में किया था नोट्स में, कि जो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कम्युनिकेशन होता है और हीरे की चमक होती है, उसकी वजह आपकी होती है टी आई आर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप उड़ा के रख दोगे अगर आपने थ्योरी को सही से पढ़ा है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पे हम फोकस करेंगे, कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोलते हैं कि मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो टी आई आर के कारण होता है, बिल्कुल सही है ये। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में किया जाता है, बिल्कुल सही है। समर के मौसम में लोग लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं डार्क कलर पे, बिल्कुल सही है। लेकिन नाक, कान और गले को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यही क्या है, गलत है और हमें गलत ही चुनना था, है ना। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो नाक, है ना, कान और गले को एग्जामिन करने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ईएनटी डॉक्टर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कॉन्वेक्स, और हमें कह रहा था कि गलत चुनना है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। बाकी तो सब सही है, ये तीन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, एयर बबल वाटर में कैसा बर्ताव करेगा। तो इसको भी थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि मान लिया, सपोज करो कि एयर बबल है ये और ये पानी के अंदर है, बाहर पानी है, बाहर क्या है, पानी है। तो पानी कैसा, डेंसर, और एयर बबल हवा का बुलबुला है, तो अंदर क्या है, एयर है, हवा है, हवा कैसा, तो रेयर। अब लाइट किधर से किधर जा रही है बोलो, लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। डेंसर से रेयरर में जा रही है, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो लाइट को क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। तो डाइवर्ज कौन करती है, कॉनकेव लेंस। डाइवर्ज कौन करती है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो पानी में हवा का बुलबुला या कांच के अंदर हवा का बुलबुला कॉनकेव लेंस की भांति बर्ताव करता है। वहीं पर अगर पूछा जाए कि पानी की बूंद हवा में कैसा बर्ताव करेगी, पानी की बूंद हवा में कैसा बर्ताव करेगी, तो ये मान लिया कि पानी की बूंद है, अंदर पानी है, अंदर क्या है, पानी है, तो पानी डेंसर मीडियम, और बाहर क्या है, हवा है, हवा है रेयरर मीडियम। अब देख लो डायग्राम बनाकर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लाइट किधर से किधर जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बर्ताव करेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इमेज जो बना है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का है। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज का है। तो बताओ लेंस का नेचर और फोकल लेंथ कितना होगा। नेचर पहले बताओ। तो मैंने बोला था कि देखो, कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला जो इमेज होगा
वो आपका रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बराबर भी हो सकता है। लेकिन कॉनकेव से बनने वाला जो इमेज होगा, कॉनकेव लेंस से बनने वाला इमेज हमेशा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो बोल रहा है कि इमेज जो है वो सेम साइज का बना है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बना है। इसका मतलब लेंस का नेचर तो पता चल गया कि भाई लेंस का नेचर तो कॉन्वेक्स होगा, है ना, क्योंकि कॉनकेव से तो हमेशा छोटा इमेज बनता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ये नेचर पता चल गया, है ना। कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ये दो ऑप्शन अपने आप आपके खत्म हो गए, डाइवर्जिंग नहीं। अब बोल रहा है कि कितनी दूरी पे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने रखा है ना। तो इमेज कैसा बना है, सेम साइज का बना है। कहां पे रखने पर इमेज सेम साइज का बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे कि इमेज सेम साइज का बनेगा, तो आप कहेगा 2f पे। इसका मतलब ये इसका 2f रहा होगा, ये 10 सेंटीमीटर क्या रहा होगा, इसका 2f रहा होगा। तो 2f अगर 10 सेंटीमीटर है तो f कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर और कैसा, कन्वर्जिंग रहा होगा। 5 सेंटीमीटर और कैसा, कन्वर्जिंग रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। A ray of light enters air from water, experiences a refraction. एयर से वाटर में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा ही। तो बताइए कि कौन वाला ऑप्शन सही है। कहां से कहां जा रहा है बोलो, एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, कहां से, एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से कहां जा रहा है, किधर जा रहा है बोलो, वाटर में। तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से वाटर में एंटर कर रहा है। तो एयर कैसा मीडियम है, रेयरर। एयर से रेयरर तो कोई हो नहीं सकता। अगर वाटर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे निकल जाती। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर कैसा है, डेंसर है। वाटर कैसा है, तो डेंसर है। तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कम दूरी तय करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। तो ये हुआ आई और ये हो गया आर। कौन बड़ा होगा बोलो, आई इज ग्रेटर देन आर। मैंने आपको पढ़ाया था कि आई ग्रेटर देन आर है, इसका मतलब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रही होगी। तो कौन बड़ा होगा, आई ग्रेटर देन आर। आई ग्रेटर देन आर। याद है कि अगर आई बड़ा है आर छोटा है, आई बड़ा है आर छोटा है, मतलब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रही होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है कॉनकेव मिरर के, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इमेज कैसा होगा बताइए। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, ये देखो, समझो इस क्वेश्चन को। ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये देखो पोल है और ये फोकस है। पोल और फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहां पे रख दिया गया है, 40 सेंटीमीटर पे। यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये 40 सेंटीमीटर पे रखा है। कहां पे रखा है आपने, 40 सेंटीमीटर पे रखा है आपने। ये देखो, ये पोल था और इसका फोकल लेंथ है, ये फोकस है। फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, और ये है 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसके सामने ऑब्जेक्ट को हमने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है ना। यहाँ पे रखा है आपने।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब ये F है तो ये रहा होगा आपका 2F। अरे भाई F 20 है तो फिर 20 लेंगे तो ये 2F हो गया। तो 2F पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है? 2F, है ना? ये इसका 2F रहा होगा और 2F को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? C बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C बोलेंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2, तो R2F हो जाएगा। तो अब इमेज बता दो कि कहाँ पे बनेगा, बोलो। तो सेम साइज का बनेगा, है ना? सेम साइज का बनेगा। क्लियर है? तो अब खोज लो और क्या। रियल इन्वर्टेड ऑपोजिट साइड, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ना, दो ग्लास लेंस है, सेम फोकल लेंथ का है, एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, उसको हमने कांटेक्ट में रखा है, तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा? दो कॉन्वेक्स, दो लेंसेज हैं, सेम फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ सेम है तो पावर सेम होगा, है ना? तो एक है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा है आपका कॉनकेव, और मान लिया है कि इसका पावर है 1 डायोप्टर और इसका भी पावर है 1 डायोप्टर, तो इसका -1 और इसका +1 हो जाएगा। सेम फोकल लेंथ बोले तो सेम पावर। आप दोनों को कांटेक्ट में रखें तो इसका पावर अगर हम देखेंगे तो पावर हो जाएगा P1 + P2, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। मतलब अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसका पावर हो गया 0, मतलब ये कांच के टुकड़े जैसा बर्ताव करेगा, ग्लास स्लैब के जैसा, प्लेन ग्लास शीट के जैसा बर्ताव करेगा। तो दो ग्लास लेंसेज हैं जिसका फोकल लेंथ आपका सेम है, एक का नेचर जो है वो कॉनकेव है, दूसरे का कॉन्वेक्स है ना? दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो कॉम्बिनेशन ग्लास स्लैब के जैसा बर्ताव करेगा, तो उसकी पावर 0 हो जाएगी। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय, लाइट का जो कलर है वो किस पे निर्भर करता है या कौन निर्धारित करता है? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इंटेंसिटी। तो कलर किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे, वेवलेंथ पे, वेलोसिटी पे, इंटेंसिटी पे। तो एक आपको दे रहा हूं होमवर्क, होली में, सॉरी दीपावली में होमवर्क भी तो करना चाहिए, और ये हमने थ्योरी में पढ़ाया है, एक जगह लिखा हुआ है ना? पर इशारों में लिखा हुआ है, उसको आपको पकड़ना है। आगे चलते हैं। अरे उत्तर दिखना नहीं चाहिए था। द सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर, उत्तर दिख तो नहीं गया ना? वो उत्तर आ रहा था उसका ऐसे चलता हुआ, तो उसको देखना नहीं, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है? द सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ, तो हमने कहा था कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी आपको सन दिखाई देता रहता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑप्शन में नहीं है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के द्वारा हो रहा है तो उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। चल आगे देखेंगे। द सन एंड द मून अपीयर एलिप्टिकल नियर द होराइजन बिकॉज ऑफ, है ना? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं, उसका कारण है अपवर्तन, या यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, प्रकाशिक भ्रम है, इंटरफेरेंस की वजह से, है ना? प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से, या उसका शेप ही ऐसा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फिर से आ जाएगा आपका अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जब सन या मून होराइजन के निकट होता है तो वो थोड़ा एलिप्टिकल दिखाई देता है, अर्ध वृत्ताकार दिखाई देता है या दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। द ग्रीन ग्रास अपीयर्स ग्रीन टू अस बिकॉज, हरी घास हमें हरा क्यों दिखती है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह
क्या है। तो देखो, कलर का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि कोई कलर आप कैसे देखते हो। जैसे सपोज करो कि ये रेड दिख रहा है, तो रेड रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड पर पड़ने वाली जो लाइट होगी, लाइट में 7 रंग है, तो रेड कलर रेड क्यों दिखता है? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड को। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगी वही तो दिखेगी। हरा हरा क्यों दिखेगा? क्योंकि हरा जो है वो बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ हरा को रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 7 रंग मिलकर व्हाइट दिख रहा है। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी आंखों तक कुछ भी पहुंचने नहीं दे रहा है। तो ब्लैक कहने का मतलब इतना आपको दिख नहीं रहा है पोजीशन। ब्लैक का मतलब आपकी आंखों तक परावर्तित होकर कोई लाइट जा ही नहीं रही है, तो ब्लैक दिख रहा है। तो सभी अवशोषित कर रहा है तो ब्लैक, सभी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो व्हाइट, सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रेड। उसी तरह से ग्रीन। अब ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को, तमाम विकिरणों को अवशोषित कर रहा है, सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको परावर्तित कर रहा है? ग्रीन को। तो जो रंग परावर्तित होकर किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगी वही तो दिखेगी। तो ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है? ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है? कि इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आईज। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रीन को, है ना। ग्रीन को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ इन ड्राइविंग अ कार, विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू प्रेफर, would you like to use for observing the traffic at your back? है ना, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस तरह के मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है, छोटा प्रतिबिंब, तो ट्रैफिक के लार्ज एरिया को दिखाएगा। सो इट गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which one of the following types of the mirror is used to see the traffic behind the car? तो ये तो अभी बता दिया था, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। फॉर शेविंग वन यूजेस, शेविंग के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो शेविंग करने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन में आ गया, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, है ना, कारों के हेडलाइट में इसी का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ईएनटी डॉक्टर्स, है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं। सोलर फर्नेसेस बताया था, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस में, सौर भट्टियों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तर हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, सर्च लाइट अभी बता दिया कि सर्च लाइट, हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करते हैं? अभी एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने सब बता दिया। तो डेंटिस्ट भी यूज करेंगे आपका कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज करेंगे आपका कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ which of the following is used by the dentist to see the image of the teeth of a patient? तो पेशेंट के teeth को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दिस। बताइए। अब यहाँ पे कोई हड़बड़ी में कॉनकेव लेंस लगाकर भाग जाएगा, है ना, उसके दिमाग में सेट है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के टीथ को देखने के लिए, मतलब डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करते हैं? तो कॉनकेव मिरर। यहाँ पे लेंस है जी, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा ध्यान से, पहले ही लगाएगा कॉनकेव लेंस,
आदमी जो है हड़बड़ी में ध्यान नहीं देता, उसको जैसी दिखेगा कॉनकेव लगा देगा, लेकिन यहाँ पे लेंस है, वो मिरर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हो सकता है कि धोखा दे दें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, खगोलीय दूरदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, डिमिनिश्ड होता है? वर्चुअल होता है, मैग्नीफाइड होता है? रियल, डिमिनिश्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड। अब देखो, खगोलीय दूरदर्शी, हमें दूर की चीजों को देखना है ना, आसमान में, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में चांद सूरज सितारे आप देखते हैं। तो छोटा इमेज देखेंगे तो छोटा वाला तो हटा दीजिए, यानी बड़ा करके हमें देखना है चांद सूरज सितारों को। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब रियल एंड मैग्नीफाइड या वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, है ना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ओके, तो एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर एग्जामपुर की तरफ से एक शानदार गिफ्ट है आप लोगों के लिए। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट। बस आपको करना क्या है कि भाई आपको एक कोड यूज करना है, दिवाली 75। तो एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पे 75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन भी है, वो याद रखना है। ये ऑफर आज सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही क्या है, वैलिड है। तो दिवाली धमाका ऑफर। ओके, तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। एक और बात जो मैंने अभी बताई थी कि दिवाली के अवसर पर 12 किताब का एक सेट आपको सिर्फ 1299 में दिया जा रहा है, और इसका नाम दिया गया है बुक फेयर, दिवाली बुक फेयर। और इसमें आपको जीएस के बुक को फ्लो चार्ट में समझाया गया है ना, रिवीजन करने में काफी आसानी, और इससे बढ़िया बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इस किताब की जो ये 12 बुक की जो प्राइस थी वो रखी गई थी कितनी, 2400 रुपये। लेकिन आप जान रहे हो कि दिवाली चल रहा है, दिवाली में तो छूट मिलनी ही चाहिए। 2400 रुपये की बुक आपको मिल रही है सिर्फ 1299 में। और ये किताबें कुछ इस तरह से हैं: इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। ये किताबें आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे भी उपलब्ध है, लेकिन वहां पे आपको 2400 रुपया में मिलेगा। अभी आपको यहाँ से खरीदनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 4-4 बुक का जो सेट है, यानी 12 बुक, ये आपको कंटेंट में क्या क्या है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम हैं, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एमपी पीसीएस, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसमें साइंस हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उन सब में ये काफी कारगर साबित होने वाला है। तो बस इसे आपको कोई कोड वगैरह अप्लाई नहीं करना है, आप इसे हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। बस आपको अपना जो पता है वो ठीक से भरना है, ताकि वो आसानी से आपके एड्रेस पे ये बुक डिलीवर हो सके। तो गैस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। एक बार आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।